हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं नवोदय चैलेंज के आंसर्स का सिलसिला। 28 फरवरी को जो दिए थे वो कवर हो चुके थे क्लास में उनके आंसर्स। तो 1 मार्च से जो प्रश्न दिए थे वो हम स्टार्ट करते हैं। पहला वाला ये 3/2 ये वाला व्यंजक जो है ये कितने के बराबर है। तो सबसे पहले तो इसमें भाग है और गुणा है, तो ये साथ में करेंगे और फिर हम जोड़ेंगे। तो 3/2 भाग 3/2 गुणा 2, ये कितना होगा? ये देखो बच्चों, भाग और गुणा एक साथ चिपके हुए है कि नहीं? गुणा के बाद सीधे भाग आ रहा है। हमने क्या पढ़ा था? BODM साथ में है और ASDM मतलब क्या? D डिवीजन भाग, M मल्टीप्लिकेशन गुणा। तो भाग और गुणा साथ में करना है। और जब चिपके हो, जैसे एक के बाद में एक है, भाग है उसके सीधे बाद गुणा आ रहा है या गुणा है उसके सीधे बाद भाग आ रहा है, तो हम बाएं से दाएं तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले बाएं का जो है, यानी कि बाएं में जो सबसे दिया हुआ है ये 3/2 भाग 3/2, पहले उसको करते हैं। तो क्या होगा? 3/2 भाग कैसे करते हैं? भिन्नों का भाग बन जाता है गुणा और ये हो जाते हैं उल्टे पुल्टे, है ना? तो बटे गुणे 2/3 और फिर ये गुणे 2 हो जाएगा। तो इसको हम पहले ये काट देंगे। तो 3 और 3 दोनों एक एक बार जाते हैं, 3 में 2 और 2 दोनों एक एक बार जाते हैं। तो ये पूरा एक हो गया, 1 गुणे 1 बटे 1 गुणे 1 गुणे 2, 1 बटे 1 गुणे 1 बटे 1 गुणे 2। तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 ही हो रह जाएगा, है ना? तो आ गया 2। अब अपने पास क्या बच गया? ये +3/2। तो 2 + 3/2 क्या आएगा बच्चों? ये आप 2 को मान लीजिए कि ये 2 है, 2/1। और अब कीजिए तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 1 बटे 1 गुणे 2। तो ये क्या हो जाता है? 4 + 3/2 जो कि होगा 7/2। ठीक है, तो 7/2 आंसर आ रहा है। इस तरह से आंसर है सी। प्रश्न नंबर 2, 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 8 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 6 रुपये है तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा? चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 8 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। तो हम ये पता कर लेते हैं। हमें क्या पता करना है कि भाई 1 किलोग्राम चावल का कितना ये है ना? तो हम एक काम करते हैं, अगर हमें 6 किलोग्राम चावल का मूल्य पता चल जाए, ध्यान से दो बच्चों, हमें देखो क्या पता करना है? 1 किलोग्राम चावल का मूल्य। उसके लिए अगर मैं कहूँ कि अगर आपको मैं 6 किलोग्राम चावल का मूल्य दे दूँ, क्या आप उससे 1 किलोग्राम चावल निकाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सर। जो 6 किलोग्राम जो भी मूल्य होगा उसको भाग कर दो 6 से, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य आ जाएगा। तो हम 6 किलोग्राम चावल का मूल्य निकालते हैं। उसके लिए क्या करना होगा हमें? क्योंकि 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 8 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है, तो पहले हम 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य निकाल लेते हैं। क्या वो निकाल सकते हैं हम? जी हाँ। 1 किलोग्राम गेहूं है 6 रुपए, तो 8 किलोग्राम गेहूं कितना होगा? अगर 1 किलोग्राम गेहूं है 6 रुपए तो 8 किलोग्राम कितना होगा? 8 गुणे 6, है कि नहीं? 1 किलोग्राम 6 रुपए, तो 8 किलोग्राम गेहूं 8 गुणे 6 यानी 48 रुपए। तो अब 6 किलोग्राम चावल कितना हुआ? 48 रुपए जितना, क्योंकि वो बराबर है ना, 6 किलोग्राम चावल और 8 किलोग्राम गेहूं दोनों ही 48 रुपए है। तो अब हमें पता चल गया कि 6 किलोग्राम चावल है 48 रुपए, तो 1 किलोग्राम चावल कितना होगा? 48/6। ध्यान दो बच्चों, 6 किलोग्राम बराबर 48, तो 1 किलोग्राम कितना? 48 भाग 6 जो कि है 8 रुपए, है ना? तो आंसर होगा इसका बी। फिर आते तीसरे प्रश्न पर। इसमें हम पहले जो ब्रैकेट में दिया गया है वो हल कर लेते हैं अंदर, है ना? पहले जो ब्रैकेट में दिया गया है वो हल कर लेते हैं। तो क्या आता है? 2 गुणे 18 - 3 कितना होगा? 18 - 3 कितना होता है? 15। ठीक है, तो ये हो गया +5।
12 माइनस 7 क्या होता है 5, और 5 बच्चों ब्रैकेट के पहले जब कुछ भी नहीं आता तो मतलब क्या करना है, गुणा करना है। हमने पढ़ा था यहाँ पे देखो 12 और 5 के बीच में कुछ भी प्लस माइनस भाग गुणा कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब क्या होता है कि गुणा करना है ना। तो 5 गुणे 5, तो ये क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट को हल कर दो, 30 प्लस 5 गुणे 5, और फिर क्या आ जाएगा, पहले हम क्या करेंगे बॉडमास में, पहले हम करेंगे गुणा, तो 30 प्लस 25, और फिर ये क्या आ जाएगा 30 प्लस 25 कितना होता है 55। ठीक है, तो ये का डी है उत्तर। ठीक है, फिर आते हैं प्रश्न नंबर 4। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। वर्ग क्या होता है, स्क्वायर, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी ये भुजा होगी उसके भुजा गुणे भुजा, मान लो भुजा 2 सेंटीमीटर की है, एक साइड 2 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणे भुजा मतलब 2 गुणे 2 यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें बताया गया है कि 100 वर्ग मीटर है, तो हम और हमें जानना क्या है परिमाप, हमें जानना क्या है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा जो भी लंबाई है भुजा की गुणे 4। हमें भुजा पता है नहीं, क्या हम भुजा पता कर सकते हैं, जी हाँ, ये जो क्षेत्रफल है इससे हम हमें क्षेत्रफल पता है तो हम भुजा भी पता कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है देखो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। ठीक है, तो क्षेत्रफल यहाँ पर कितना दिया गया है 100 वर्ग मीटर। ठीक है, तो 100 मीटर स्क्वायर बराबर है भुजा गुणे भुजा। तो अब आपको ये सोचना है कि भाई भुजा की लंबाई कितनी क्या होगी कि वो खुद से अगर गुणा की जाए तो 100 मिलेगी। तो बिल्कुल सही सोचा आपने, अगर आपने आंसर 10 सोचा सिर्फ वही आपको ये सोचना है कौन सी संख्या है जो खुद से गुणा करने पर आंसर 100 आता है, तो वो कौन सी संख्या है 10 है ना। तो हम 100 का वर्गमूल अगर करेंगे तो भुजा आ जाएगा 10। वर्गमूल अगर आपको नहीं भी पता तो ये तो सिंपल है बहुत, सिर्फ सोचना है कि भाई भुजा क्या होना चाहिए, क्या संख्या होगी जो खुद से गुणा करने पर 100 देगी। तो भुजा कितना आ जाएगा, भुजा आएगा 10 मीटर। तो भुजा आपको मिल गया, परिमाप क्या होता है भुजा गुणे 4, तो कर दो 10 गुणे 4 यानी क्या होगा परिमाप 40 मीटर। हमने याद बच्चों किया था क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर जो भी, और परिमाप हमेशा केवल इकाई में ही होगा, मीटर सेंटीमीटर वगैरह। ठीक है, तो ये आंसर इसका है ए। फिर आते हैं प्रश्न 5। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लसह क्रमश 2 और 12 है। यदि एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या किस प्रकार निकाली जा सकती है। बच्चों हमने फॉर्मूला एक पढ़ा था कि दो संख्याओं का लसह गुणा मसह बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, है ना। तो संख्या ए, मान लो अगर एक संख्या है ए और दूसरी संख्या है बी, ठीक है, तो ए गुणे बी। ठीक है, लसह ए और बी का लसह गुणे ए और बी का मसह बराबर होता है ए गुणे बी। तो लसह क्या दिया गया है 12 और मसह दिया गया है 2, और उनमें से एक संख्या 4 है, तो मान लो a बराबर 4, ठीक है, तो 4 है और हमें दूसरी संख्या निकालनी है यानी b। तो b यहाँ पर बच्चों बीजगणित बेसिक हमने पढ़ा है ना कि b को अकेला करना है तो 4 को हमें ये साइड लेके जाना पड़ेगा, और 4 क्योंकि यहाँ गुणा में है तो वहाँ पर नीचे आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, अतः 12 गुणे 2 भाग 4 बराबर b। तो 12 गुणे 2 भाग 4, 12 गुणे 2 भाग 4, तो ये इसका आंसर होगा, इसका भी ए। ठीक है, ऐसे आप पता कर लोगे, जो करोगे तो 6 आएगा। इन्होंने बस ऐसे ही पूछा है कि किस प्रकार निकाली जा सकती है, पहले का स्टेप पूछ लिया इन्होंने, तो ये है। क्या पूछा है अब 6ठा, एक रेलगाड़ी ए से सायं 5:15 पर चलती है तथा बी पर अगले दिन सुबह 10:40 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लिया गया कुल समय कितना है। तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि हम पहले तो 5:15 पे निकल रही है, तो 5:15 से 10:40 का हमें पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 40 जो अंतिम समय है उसमें मिनट को हटा दो, और जो शुरू आरंभ का दिया गया है 5:15 वही 10:15 डाल दो, और पहले इतना पता कर लो कि कितने घंटे हैं शाम के 5:15 से अगले दिन सुबह के 10:15। तो अगर मैं इधर करूँ
तो पहला फर्स्ट स्टेप क्या होता है अपना हमेशा कि पहले घंटे ढूंढ लो जिसमें आप वही मिनट का काटा डाल देते हो अंतिम में। तो शाम के 5:55 से अगले दिन सुबह 10:15 कितना होता है। 5:15 से अगले दिन सुबह 10:15 कितना होता है। तो ये आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, नीचे ऐसे हल भी कर सकते हैं, मैं साइड में कर रहा हूँ। 5:15 फिर आएगा 6:15 फिर 7, 8, 9, 10, 11 रात के 12:15 फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, कितने हो जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो ये होते हैं 17 घंटे, है ना। ये हो गए 17 घंटे। शाम के 5 बजे 5:15 फिर 6:15 7:15 8:15 9:15 रात के अगले दिन हो गया सुबह 10। तो आप ये गिनोगे, ये हुआ 1, 2, 3, 5 से 6 में 1 घंटा, 6 से 7 1 घंटा, तो 2 घंटे हो गए। 7 से 8 में एक और घंटा ऐड हो गया तो 3। तो ऐसे कर करके 17 घंटे आ जाएंगे। तो आपने सुबह 10:15 तक का तो पता कर गया, पर क्या हम 10:15 को पहुंच रहे? नहीं, हम पहुंच रहे सुबह में 10:40 को। तो आप 10:15 और 10:40 में अंतर ढूंढ लीजिए। 10:15 और 10:40 में अंतर कितना होगा? 10:15 और 10:40 में अंतर कितना होगा? 10:40 और 10:15 में 25 मिनट का अंतर है कि नहीं? 25 मिनट। और क्या हम 10:15 के आगे पहुंच रहे हैं या पहले पहुंच रहे हैं? 10:15 के भी आगे पहुंच रहे हैं ना। तो 17 घंटे में हमें जोड़ना होगा, प्लस करना होगा 15 मिनट को। तो क्या आ जाएगा टोटल? 17 घंटे 25 मिनट। ठीक है, तो ये आंसर है इसका सी। ठीक है, प्रश्न चलेगा। चलिए अब हम आते हैं इधर जो 2 मार्च के प्रश्न थे उस पे आते हैं हम। 2 मार्च के प्रश्नों पर आते हैं। हाँ, ये था। ठीक है, इसमें सबसे पहला प्रश्न, एक मिनट में इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है, अब अच्छे से दिखेगा स्क्रीन पे। 15, 20 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है? तो सिंपल है बच्चों, एक मिनट इसमें बस मैं ये डाल रहा हूँ। हाँ, 15, 20 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक, तो बस दोनों को साथ में, तीनों को साथ में डाल दीजिए। शुरू कीजिए 2 से क्या 15 जाता है? नहीं, तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 20 जाता है, हाँ 10 बार आएगा। 30 जाता है, हाँ 15 हो जाएगा। फिर इनमें से कोई भी 2 में जाता है? जी हाँ 10 जाता है, तो वापस 2 लिखो। 15 2 में नहीं जाता, वैसे का वैसे आ जाएगा। ये 5 बन जाएगा, ये 15 हो जाएगा। क्या इनमें से कोई भी 3 में जाता है? कोई भी 2 में जाता है? नहीं, तो 2 आउट। अब क्या इनमें से अब कोई भी 3 में जाता है? 15 5 15 से बिल्कुल हाँ 15 जाता है, तो 3 लिख दो। ये हो जाएगा 5, ये 5 ही रह जाएगा क्योंकि 5 3 में नहीं जाता, और ये हो जाएगा 5। अब या इनमें से कोई भी 3 में जाता है? जी नहीं, सब केवल अब 4 नहीं 5 देखो। अब 5 नेक्स्ट अभाज्य संख्या 5 में जाते हैं बिल्कुल, ये हो जाएगा 1 1 और 1। तो 2 गुणे, तो लसा कितना होगा आपका? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो आंसर है ए। ठीक है, अब हम ये वाला चेक करते हैं बच्चों। मैं थोड़ा सा इसमें रब कर देता हूँ, ये वाला भाग थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूँ बच्चों, ताकि मैं दूसरे प्रश्न भी यहाँ पे आंसर आ जाए उनका। दूसरा प्रश्न क्या है? संख्या 143865 निम्नलिखित से विभाज्य है। विभाज्य यानी क्या? भाग करने पर कोई शेषफल नहीं बचता। तो इसमें बच्चों विभाजन के नियम हमने पढ़े हैं। तो 2 3 4 8 9 ये सब दिए हुए। तो सबसे पहले 2 से चेक करो, क्या 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? इकाई स्थान पर 5 है, और 2 से विभाजन होने के लिए इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 या 8, है ना। तो 2 से तो ये नहीं होगा। तो जिन भी ऑप्शन में 2 दिए गए उनको आउट कर दो। ये 2 आउट,
और ये भी 2 आउट। बच्चों आप लोगों को है ना हर एक से भाग नहीं करते बैठना है, मतलब आपका बहुत टाइम चला जाएगा। मान लो कोई बच्चा सोचे अच्छा चलो मैं एक एक लेके करता हूँ, 1 4 3 8 6 5 भाग 2 पूरा करूंगा, टाटा टफ क्या शेषफल 0 आया नहीं आया तो मैं नो बोलूंगा, फिर मैं 3 से करूंगा, फिर मैं 4 से करूंगा। ये सब करने में बच्चों बहुत टाइम चला जाएगा और का बेकार में टाइम वेस्ट होगा, जबकि हमने नियम पढ़े हुए हैं। तो आपको ये सब फिर करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 से हमने चेक किया, 2 से नहीं होता है, ठीक है। फिर क्या 3 से चेक करो, क्या 3, एक मिनट ये क्यों नहीं आ रहा, हाँ 3 से चेक करो क्या 3 से जाएगा। इसका योगफल क्या है, अंकों का योगफल 1 + 4 + 3 + 8 + 6 + 5। हमने ये 3 के लिए ये टेस्ट था, क्या होता है 5 + 3 8 8 + 8 16 16 + 6 22 22 + 5 27। 27 क्या 3 में जाता है, जी हाँ 27 3 में जाता है, तो ये 3 से तो जा ही सकता है। तो 3 को हम नहीं, ए या डी में से कोई तो एक है। अब आप 4 से चेक करो, 4 से क्या ये जाएगा, जी नहीं 4 से नहीं जाएगा। बच्चों ये हमेशा याद रखो, कोई भी सम संख्या 2 4 6 8 10 12 आदि, इनसे वही संख्याएं विभाज्य होगी। सबसे पहली बात तो कम से कम वो सम संख्या खुद होनी चाहिए। क्या ये संख्या सम है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 5 है, तो ये 4 से हो ही नहीं सकती है ना। और वैसे ही 4 का विभाजन का नियम क्या है, आखिरी 2 अंक देखने होते हैं, यानी 6 और 5 इधर। पर वो भी आपको इतना चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आखिर में 5 है, विषम संख्या है, तो वो कभी भी कोई सम संख्या से विभाज्य नहीं होगी। तो 4 से वो नहीं होगी, तो ए आउट, तो अपने आप आंसर आ जाएगा आपका डी, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 3 करते हैं। दो संख्याओं के महत्तम और मस लस है 4 और 48, यदि इनमें से एक 12 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो सिंपल बच्चों वही हमने जो लास्ट टाइम भी देखा था अभी जस्ट, कि लस, दो संख्याओं का लस गुणा उनका मस बराबर होता है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर लस क्या है 48, मस क्या है 4, इनमें से एक संख्या कोई भी ए मान लो, बी भी मान सकते हो, ए कोई भी मान सकते हो, कोई वो नहीं है। एक संख्या 12 है तो दूसरी कितनी होगी, तो ये क्या होगा, बी आपको पता करना है, तो इस 12 को ये साइड लेके चले जाओगे तो 48 गुणे 4/12 बराबर होता है बी। अब आपको 12 को काटना है, 4 से काटो या 48 किसी से भी, मैं काम करता हूँ इससे काट देता हूँ। 48 12 के पहाड़े में ही जाता है सीधे सीधे, तो ये एक बार जाएगा, ये 4 बार, तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा बी, दूसरी संख्या है 16 यानी ए। फिर चौथा प्रश्न, राम किसी रविवार को रात में 9:30 पर सोया और अगले दिन 5:30 पर जागा, 5:50 सॉरी 5:30 नहीं 5:50 पर जागा, उसके सोने की अवधि कितनी है। तो वही फर्स्ट स्टेप, पहले 9:30 से लेकर ये यहाँ पे जो मिनट दिया है 30, ये 30 यहाँ पर डाल के चेक करो कि कितना होता है 9:30 रात के से लेके सुबह 5:30 के, तो रात 9:30, रात 9:30 से सुबह 5:30 कितना होता है, कितना होगा सोचो आप लोग। 9 करो, यहाँ पे मैं साइड में कर रहा हूँ, साइड में जोड़ता हूँ। 9 से शुरू किया 9:30 से, फिर गए 10:30 बजे, फिर 11 12 1 2, रात बच्चों 12 बजे के बाद में एक आ जाता है ना, रात के 12 बजे के बाद में 1 बजे आएगा, 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे, तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 घंटे हो गए, है ना, 8 घंटे होते हैं। अब क्या ये 5:30 को जगह नहीं, ये जगह कितने 5:55 को, 5:55 क्या 5:50 सॉरी। तो यहाँ पे अब 5:50 तक का हम देख लेते हैं कि 5:30 और 5:50 में क्या अंतर है कि नहीं। तो 5:30 सुबह के से 5:50 में अंतर कितना होता है, 20 मिनट का होता है ना, तो 20 मिनट। तो आप 5:30 के क्योंकि और आगे आप खत्म कर रहे हैं काम सोने का, तो आप ऐड करोगे है ना, तो 8 घंटे 20 मिनट हो जाएगा, तो आंसर होगा आपका
ये आंसर क्या होगा आपका डी, 8 घंटे 20 मिनट। अब इधर दोनों ए और डी दोनों सेम ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपने कोई भी टिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस एग्जाम में ऐसे आते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, जिसने भी ए या डी कोई भी एक टिक किया हो उनको फुल मार्क्स दे देंगे। 5 कलमों का मूल्य 15 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। 90 पेंसिलों के बदले में कितने कलम लिए जा सकते हैं। कलम क्या होता है बच्चों, पेन। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चलिए हम देखते हैं बच्चों कि ये भी एक एक नियम से आप आराम से कर लोगे। पेंसिल और कितने पेन। हम नॉर्मली क्या देखते हैं, पेंसिल उसका कितना खर्चा। तो मान लो आप दुकान पे गए, अंकल मुझे 15 पेंसिल चाहिए, ठीक है। आपने बोला कि भाई अंकल मुझे 15 पेंसिल चाहिए, तो वो बोलेंगे कि या तो 15 पेंसिल का जो नगद में कैश में दो, कितने खर्चा होता है, या तुम मुझे 5 कलम दे दो, पेन दे दो, तो मैं तुम्हें 15 पेंसिल दे दूंगा, क्योंकि दोनों का मूल्य बराबर है। तो आप कहोगे कि भैया 15 पेंसिल के लिए 15 पेंसिल के लिए कितने कलम देने होते हैं, 5 कलम देने होंगे। तो वही अगर मुझे 90 पेंसिल चाहिए तो कितने कलम करने होंगे। और बस अब एक एक नियम करो, ये दोनों का गुणनफल बराबर होगा इन दोनों केस से, तो 15 गुणे प्रश्न चिन्ह बराबर होगा 90 गुणे 5। तो प्रश्न चिन्ह के क्या आएगा, 90 गुणे 5। ये 15 को आप इधर लेके चले जाओगे इस साइड में, बटे 15, तो क्या आ जाएगा, आप काटो। 15 के पहाड़े में ही 90 चला जाता है, तो सीधा उससे काट लेते हैं। ये एक बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, आंसर आपको आएगा 30, ठीक है। तो 30 कलम या 30 पेन आप कर सकते हैं, तो आंसर है सी। और फिर 7वां व्यंजक 3/4 प्लस ये तो सिंपल है, करते हैं 3/4 प्लस 1 सही 1/4 क्या हो जाएगा, 5/4 है ना। 1 गुणे 4 ये दोनों का गुणा, और फिर इसको प्लस कर दो जो भी गुणनफल आता है, माइनस 1/4। तो इसमें तो बच्चों हमने देखो पढ़ा था ना कि अगर हर पूरा बराबर है तो आपको कोई गुणा गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा ऊपर के संख्या होगा प्लस माइनस कर दो, तो क्या होगा, 4 नीचे आ जाएगा, 3 + 5 - 1, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप क्योंकि प्लस और माइनस देखो बोर्ड मास हमेशा ही आएगा, प्लस माइनस एक साथ दिखा, साथ में करना है, पर क्योंकि ये चिपके हुए प्लस और माइनस दोनों एक साथ ही है, तो हम बाएं से दाएं तरफ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8, पहले 3 + 5 करेंगे बाएं में जो दिया है, फिर उसका जो आएगा उसमें दाएं से कर देंगे, 8 - 1/4, तो ये हो जाएगा 7/4। और 7/4 को, अब ये 7/4 आंसर है, यहाँ पे दिया है नहीं, तो इनमें से कौन सा 7/4 जितना है, बिल्कुल सही डी जितना है। क्यों भाई, आप अगर 7 को 4 से भाग करोगे तो आपको 1 - 4 3 आएगा। और ये इसको कैसे लिखते हैं, एक सही, ये जो शेषफल रह जाता है ऊपर आता है, और जो भाज्य है वो यहाँ नीचे आ जाता है ना। तो ये हो गया 7वां। 8वां 23,200 में 2 के स्थानीय मान का अंतर क्या है, तो ये एक बार है और ये एक है। ये पहले 2 जो आ रहा है उसका क्या है, 10,000 के स्थान पर है ना, तो उसका स्थानीय मान हुआ 2 × 10,000 20,000। और दूसरा वाला जो है वो 100 सैकड़े केस पर है, तो 2 × 100 है उसका, तो ये हुआ 200। और हमें क्या पूछा है, अंतर यानी माइनस, तो क्या आ जाएगा 19,800, ठीक है। तो डी। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। बच्चों क्या 0 अभाज्य है, नहीं, 0 ना तो भाज्य ना तो अभाज्य। क्या 1 अभाज्य है, जी नहीं बच्चों, 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या शुरू होती है 2 से, है ना, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2। फिर उसके बाद में क्या आएगा, प्रथम 2 पूछे, मतलब फर्स्ट 2, सबसे पहले 2 अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहली है 2, फिर उसके बाद में कौन सी है, 3, तो 2 + 3, और इनका योग मतलब क्या, प्लस, तो 5, तो बी आंसर, ठीक है। जब 56,800 को 800 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या है, यही है बच्चों। देखो आपको 3 अंकों के भी पूछे जा रहे हैं नवोदय में, तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि सर हमको कठिन लगता है या कुछ, आपको करना ही पड़ेगा। अब ये 56 में भी नहीं जाएगा, 568 में भी नहीं जाएगा, तो आपको ये 5680 पे शुरू करोगे आप, देखना। तो 800 गुणे मेरे हिसाब से 7 होगा, क्योंकि 5600 होगा, 800 गुणे 7 है ना, तो ये देखो,
5600 आता है। आपको अनुमान लगाना होगा कि 5680 से कम कौन सी संख्या है जो 800 गुणा करने पर आएगी। तो 7 बार गुणा करने पर वो आ जाता है। एक मिनट, ये थोड़ा सा मुझे निकालना पड़ेगा ये। हाँ ठीक है, तो -5600 क्या हो जाएगा, 880, और फिर ये नीचे एक ज़ीरो ले लो। 800 में कितने बार जाता है, एक बार, -800 0, ठीक है। तो 71 है आपका ये वाला। चलिए अब आते हैं नवोदय चैलेंज 3 मार्च वाले पे। नवोदय 3 मार्च वाले पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। एक मिनट फटाफट से कर रहा हूँ। कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य बच्चों कौन सी है। 27 तो 3 में जाती है, 3 के पहाड़े में, ये क्यों नहीं आ रहा, एक मिनट, अब आना चाहिए। 27 तो 3 में जाती है, तो ये हम इसको अभाज्य नहीं कहेंगे। 57 2 में तो नहीं जाती है, क्या 3 में जाएगी, बिल्कुल जाएगी। 5 + 7 कितना होता है, 12, जो कि 3 में जाएगी, तो ये भी अभाज्य नहीं है। 77 2 में नहीं जाएगी, 3 में भी नहीं जाएगी, क्योंकि इसके अंकों का योगफल है 4। 5 में जाएगी नहीं, 0 या 5 से अंत नहीं हो रहा। 7 में जाएगी, जी हाँ, चेक करो, 77 भाग 7 तो 11 आ जाता है ना, 11 आएगा, तो ये भी नहीं है। तो अभाज्य कौन सी है, 97। किसी से भी एलिमिनेट करके भी बच्चों हमेशा हम ला सकते हैं ना, ये याद रखो। तो हो गया। फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर क्या है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9000, अरे यार ये क्यों नहीं आ रहा, 9999 है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, एक मिनट, इसको ऊपर लिखना पड़ेगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, बिल्कुल सही आपने सोचा। एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की है 10,000, और सबसे बड़ी संख्या है 9999 4 अंकों की। इनमें अंतर कितना है, 1 आएगा आंसर, ये लिख लो। फिर यदि संख्या 3 4 डैश, कोई तो डैश है, 4 और 2 के बीच में कुछ तो आ रहा है, 4,9 से विभाजित हो जाती है, तो रिक्त स्थान का अंक क्या होना चाहिए। तो बच्चों 9 से विभाजन होती है, मतलब कि अंकों का योगफल ऐसा होना चाहिए जो 9 से भाग हो जाए। 3 और 9 के लिए सेम टेस्ट है ना। तो 3 + 4 + 2 + 4 कितना दिया गया है, अभी जो अंक दिए गए हैं 5 अंक है बच्चों, प्लस कोई तो एक गुप्त है, प्लस डैश, ठीक है। तो ये 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 4 13, 13 प्लस डैश आपको एक ऐसा रिजल्ट देगा। 13 प्लस डैश कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो 9 से भाग करेगा। तो 13 के आगे सबसे अगला कौन सा आता है, 9 से भाज्य संख्या 18 है ना। देखो 18, आप ये बोलोगे सर 27 भी तो आता है, तो 13 + 27 आपको तो ये एक ही अंक हो सकता है ना, 1 डिजिट, 0 से 9 के बीच में कुछ हो सकता है। तो 27 तक लेके जाने के लिए तो 13 + 14 करना होगा, और 14 तो एक अंक की संख्या नहीं है ना। तो आपको एक अंक में यहाँ सोचना है कि एक अंक कौन सा जोड़ूंगा 13 से, जिससे 9 से सबसे पास में होने 9 से विभाजन होने वाली संख्या मिल जाए। तो 13 + 5 करोगे तो आ जाएगा 18, जो कि 9 से विभाजित होती है। तो इधर 5 होना चाहिए अगर आपको भाग करना है, ठीक, अगर 9 से विभाजित होना है। बच्चों आप लोग लॉन्ग कट भी ले सकते हो, 3 4 2, एक एक ट्रायल करो कि भाई 3 4 2 2 3 4 2 सॉरी 2 2 4 9 से जाता है, करोगे। वो सब लंबा है बच्चों, करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब है ना, आराम से आप नियम के हिसाब से कर सकते हो। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 और 20 और 14 का एक सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है बच्चों, कि कॉमन, इनका भी और उनका भी। तो 12 20 और 24 का अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से 3 जो है, क्या वो 12 में जाती है, जी हाँ। 20 में जाती है, नहीं, तो 3 आउट। क्या 4 जो है वो 20 में 12 में जाता है, जी हाँ। क्या 20 में जाता है, जी हाँ। क्या 24 में जाता है, जी हाँ। तो सब में जाता है, तो 4 इज द आंसर, ठीक है, बी आंसर है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म का महत्तम समापवर्तक 1 है।
तो महत्तम समापवर्तक 1 है, यानी कि महत्तम समापवर्तक बच्चों 5 और 15 का क्या होगा, इनका होगा 5। 4 और 20 का क्या होगा 4। 3 और 15 का होगा 3, लेकिन 2 और 5 का होगा 1। ठीक है, तो आंसर है डी। 3 सही 1/2 और 3 सही 1/2 का गुणनफल क्या है, 7/2 गुणे 7/2 देगा 49/4। और इसको अगर आप करेंगे इसमें परिवर्तित तो आपको आ जाएगा एक हाँ ये 2 क्यों ठीक से नहीं लिख रहा, हाँ तो क्या आ जाता है 12 सही 1/4, आंसर डी। 7वां, 2 पेंसिलों का मूल्य 2 रुपए है तथा एक बॉल पेन का मूल्य भी 2 रुपए है। 4 पेंसिलों और 2 बॉल पेन का मूल्य हो क्या होगा। तो 4 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा, 2 पेंसिल का है 2 रुपए, तो 4 पेंसिल का क्या होगा, 2 पेंसिल का मूल्य 2 रुपए है, ठीक है, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य है, एक पेंसिल का मूल्य है 1 रुपए, तो 4 पेंसिल का कितना होगा 4 रुपए, है ना। 2 बॉल पेन, एक बॉल पेन का मूल्य 2 रुपए, तो 2 बॉल पेन का मूल्य 2 गुणे 2 यानी 4 का क्या मूल्य होगा, तो 4 + 4, 4 पेंसिल और 2 बॉल पेन दोनों मिलाओ तो ₹4 + ₹4 यानी टोटल 8 रुपए। संख्या 725 का निकटतम सैकड़े तक सन्निकट मान क्या है। निकटतम सैकड़ा बच्चों, यानी आपको ये बताना है कि सबसे पास में कौन सी संख्या है जिसके सैकड़े के आगे 0 0 हो, यानी दहाई पर भी 0 और इकाई पर भी 0। तो ये बी और सी तो आउट है, इनके दहाई इकाई पे 0 0 नहीं है, ये ए और बी डी है। इसमें से कौन सा और पास में 725 के, समझी बात है 700, क्योंकि इसका इन दोनों का अंतर केवल 25 है, इन दोनों का अंतर है 75। ठीक है, तो और पास में हुआ ना 700 725 के। यदि एक वर्ग की भुजा 50 मीटर है तो उसका परिमाप क्या है। परिमाप का क्या फॉर्मूला था, 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे 50 जो कि हो जाएगा 200 मीटर, तो आंसर सी। यदि 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है तो उसकी चौड़ाई क्या है। तो बच्चों क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था हमारे इसमें, आयत का, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। तो आपको बोला गया है कि भाई क्षेत्रफल क्या है 30, लंबाई कितनी है 6, तो चौड़ाई कितनी होगी, तो 6 गुणा क्या करोगे जिससे आपको 30 मिलेगा। चौड़ाई अगर मैं इधर कर दूं तो 30/6 बराबर चौड़ाई, यानी चौड़ाई होगी आपकी 5 मीटर। ठीक है बच्चों, अभी के लिए मैं एक बार 3 मार्च तक ही स्टॉप कर रहा हूँ। मैं 4 मार्च का अगले वाले वीडियो में बताऊंगा, मुझे कहीं पे अर्जेंटली निकलना पड़ेगा, तो मैं 4 मार्च का अगले वाले वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू बच्चों।